बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चार चीज़ों पे इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। एक तो आज जो सुहेल आफरीदी साहब की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, वो एक बड़ी डिसेंट सी तकरीब होती है, लेकिन वो एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली और कारकुन इतना चार्ज था। गवर्नर हाउस में कैसे इतने लोग जमा हो गए, मैं आपको अंदर की कहानी ज़रा सारी सुना देता हूँ। इसमें गवर्नर हाउस का क्या किरदार था, फिर गवर्नर साहब के बारे में कुछ चीज़ें, तो ये मैं एक तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दूसरा, आज बड़ा सन्नाटा रहा है साद रिजवी के हवाले से। कल पुलिस दावा कर रही थी कि साद रिजवी को बस करीब है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आज बिल्कुल खामोशी। क्यों, क्या मतलब है इस खामोशी का, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। बैरिस्टर साहब ने जो कहा है कि इमरान खान पैरोल पर रिहाई का कह रहे हैं कि मुझे पैरोल पर रिहा किया जाए तो अफगानिस्तान वाला मामला मैं ठीक कर दूंगा, तो ये बात कहाँ से आई, कैसे निकली, ज़रा इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। और इस वक्त जो लड़ाई पंजाब हुकूमत और जरदारी साहब के दरमियान चल रही है या पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रही है, यानी आप देखें कि इधर जरदारी साहब की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलते हैं और थोड़ी देर बाद खबर आती है कि पंजाब से कि बिलावल हाउस लाहौर जो है उसकी सिक्योरिटी ख़त्म कर दी गई है, हटा दी गई है। अब ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है, इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि दोनों के तरफ इसके दावे अलग अलग आ रहे हैं, थोड़ी सी बात इस पर भी हो जाए। लेकिन सुहेल आफरीदी से शुरू करते हैं। आज देखिए जो माहौल था उनकी हल्फ बर्दारी के दरमियान, आपने देखा कि ना गवर्नर साहब की आवाज़ वज़ीर आला को आ रही थी, ना वज़ीर आला की आवाज़ गवर्नर साहब को जा रही थी, ना माइक में रिकॉर्ड हुई, ना कोई उस तरह से इतना शोर था कि उस शोर शराबे में हल्फ हुआ। वजह क्या थी, कारकुनान इतने ज़्यादा आ गए और इतने चार्ज थे कि नारेबाजी लग रही थी, कि नारेबाजी हो रही थी, मुसलसल हो रही थी और एक सेकंड के लिए नहीं रुकी, हल्फ के दौरान भी नहीं रुकी। और मैंने किसी से पूछा वहां पर जो मुंतजमीन थे, उनमें से मैंने पूछा कि ये क्या मामला है, इसके तो इस तरह की तकरीब के दावतनामे जारी होते हैं, और दावतनामा हमने देखा भी था, प्रिंट हुआ था कि दावतनामे जारी होते हैं, और वो दावतनामा जिसके हाथ में हो वो गवर्नर हाउस में एंटर कर सकता है। पिछले दिनों मैं गया गवर्नर हाउस में, तो अगरचे मेरा नाम गेट पर लिखा हुआ था, लेकिन मैं देर से पहुंचा। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, तो मैं देर से पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका वक्त तो ये था, लेकिन आप देर से आए हैं तो अब तो आपको नहीं जाने दिया जा सकता। यानी सिक्योरिटी की सूरत मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैंने अंदर राब्ता किया तो फिर मेरी एंट्री हुई। रात 12 बज गए थे मुझे पहुंचते हुए। तो इस तरह से सिक्योरिटी के हालात होते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नर हाउस में इतने लोग बगैर कार्ड के कैसे आ गए, तो मुझे बताया गया कि पहले कहा गया कि सिक्योरिटी के दावतनामे होंगे और जिसको दावतनामा जारी किया जाएगा सिर्फ वो आ सकता है। फिर दूसरी थोड़ी सी इसमें नरमी की गई और कहा गया कि चलें, नाम से दावतनामे हम जारी नहीं करते, बस जिसके पास ये वाला कार्ड होगा दावतनामा, वो ये दिखाकर अंदर आ सकता है। और उसके बाद हुकूमत ने दरखास्त की, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पीटीआई ने दरखास्त की गवर्नर हाउस से कि हमारे ज्यादा लोग आना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी आप ये कार्ड्स की शर्त ना रखें, लोगों को आने दें, ओपन कर दें। और गवर्नर हाउस ने ये मुतालबा मान लिया फौरन और इस दावतनामे को ओपन कर दिया कि जो चाहे आ सकता है, कार्ड होना जरूरी नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी चेक से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी गवर्नर हाउस में सिक्योरिटी चेक करके, सिक्योरिटी काफी सख्त थी, सिक्योरिटी चेक करके आपको अंदर आने दिया जाएगा और अंदर आने दिया गया। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि गवर्नर हाउस का ने भी वुस्सत कल्बी का मुजाहरा किया और दाद के मुस्तहिक है। मैं समझता हूं काबिल तारीफ है कि उन्होंने देखा कि कारकुन आना चाहते हैं और पीटीआई चाहती है कि लोग आएं, तो उन्होंने छोटे दिल का मुजाहरा नहीं किया बल्कि आने दिया। ठीक है, जितने लोग आना चाहते हैं आने दें। तो मैं समझता हूं कि अगर कुंडी साहब चाहते या गवर्नर चाहते तो वो कहते कि नहीं जी ये 100 लोगों की सिटिंग है या 200 लोगों की सिटिंग है, इससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते, और फिर यही होना था। 200 कार्ड जारी किया जाता, जिसके पास कार्ड था वो आता, जिसके पास नहीं था वो ना आता। लेकिन उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया, इसके लिए मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब तारीफ के मुस्तहिक हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया, अगरचे कुछ लोग पीटीआई के मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो जी गवर्नर साहब की शक्ल देखें, लेकिन गवर्नर साहब ने खड़े होकर वेलकम किया और मैं समझता हूं कि उन्होंने खुले दिल का मुजाहरा किया। तो और फिर उसके अलावा बड़े पैमाने पर और वसी पैमाने पर खाने पीने का इंतजाम था। यानी पीटीआई के कारकुनों के लिए चाय, केक, पेस्ट्रीज, जो भी वो लवाजमात, बिस्किट्स होते हैं, उसका वसी पैमाने पर इंतजाम था। ऐसा नहीं हुआ कि बस 6 लोगों ने चाय पी और 15 लोग मुंह देखते रह गए। तो इस लिहाज से मेजबानी के फराइज गवर्नर हाउस ने ठीक सर अंजाम दिए।
लेकिन बहरहाल फिर भी पीटीआई के कारकुनान इतने चार्ज थे और जिस तरह से वो माहौल था, और फिर सोहेल अफरीदी का मुंह चूम रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे, इससे लगता है कि लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं। लोग अली अमीन गंडापुर को हटाकर नया चीफ मिनिस्टर लाने और फिर सोहेल अफरीदी को लाने पे, क्योंकि वो पीटीआई है, वो असल पीटीआई है। वो पहले दिन से आईएसएफ में आया और पहले दिन से वो पीटीआई के साथ खड़ा है और पीटीआई का चेहरा बनकर काम कर रहा है। और इमरान खान की पॉलिसीज और फिर जो तकरीर उन्होंने की, उससे मुझे लगता है कि बहुत पजीराई उनको मिली है और बहुत लोगों ने उनको पसंद किया है। अब वो कितना इम्तहान में पूरा उतरते हैं तो ये अलग सवाल है, लेकिन बहरहाल अभी पूरी सपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की सोहेल अफरीदी के लिए दिखाई देती है। पूरी पीटीआई सोहेल अफरीदी के साथ खड़ी नजर आती है और ऐसा लगता है कि इमरान खान का फैसला लोगों को बहुत पसंद आया है। दूसरी बात यह है कि आते ही सोहेल अफरीदी साहब ने भी क्रीज से बाहर निकले और छक्का, बाउंड्री के बाहर। पहले ही उन्होंने फौरन ये नहीं किया कि कहेंगे जी मैं कल मिलने जा रहा हूं, वहां आके खड़े होंगे। उन्होंने खत लिखा महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने, किसको? विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को। और सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा और कहा कि अडयाला जेल जाना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर जाना नहीं चाहते। अडयाला कल चीफ मिनिस्टर अडयाला जेल जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे, जरूरी इंतजाम किए जाएं, यह कहा गया। यानी इजाजत नहीं मांगी गई, क्योंकि वजीर आला को इजाजत की जरूरत नहीं होती, इतला दी गई। और वजीर आला ने कहा कि कल यानी खत लिखा गया कि कल वजीर आला अडयाला जेल का विजिट करेंगे, जरूरी इंतजाम कर लिए जाएं, यह खत लिखा गया है। अब वो सुबह आएंगे। अब ये मुलाकात होती है या नहीं होती है मुझे नहीं मालूम, अब जाहिर है किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने पहला काम यह किया कि मैं जाऊंगा इमरान खान से मिलने के लिए, जिससे अली अमीन गंडापुर साहब कतराया करते थे या बार बार इमरान खान कहते थे मिलने, और वो 10 दफा कहते थे तो एक दफा जाते थे। लेकिन बहरहाल सोहेल अफरीदी साहब ने वज़ीर आला बनने के बाद पहला काम यह किया कि इमरान खान से मिलने के। आपको याद है उस्मान बुज़दार ने क्या किया था? पहला काम जहाज पकड़ा था और अपने वालिद की कब्र पे गए थे, अपने वालिदैन की कब्र पे, कि मैं वहाँ जाके हाजिरी दूँ और बताऊँ कि देखो अब भाई तेरा पुत्र जड़ा है वो चीफ मिनिस्टर बन गया। तो तरजीहात होती है ना, जेस्चर्स होते हैं कि आपने क्या करना और क्या नहीं करना। अच्छा खैर, उस्मान बुज़दार का जिक्र तो खामखा बीच में आ गया, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने वज़ीर आला बनने के बाद उनके पास था कि वो पहला काम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इमरान खान के पास जाऊँगा। दूसरा जो बड़ा काम किया, जो बहुत वायरल हुआ, जो उनका कदम, वो ये कि आईजी को से रिपोर्ट तलब कर लिया कि सनम जावेद कानून के मुताबिक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई। यानी उनकी गिरफ्तारी अगर होनी थी तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हमरा होनी थी, और अगर होनी थी यहां से गिरफ्तारी तो खैबर यानी लोकल पुलिस साथ होनी चाहिए थी, और फिर राहदारी रिमांड लेकर उनको कोट लखपत पहुंचाया जाना चाहिए था। लेकिन कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा पेश हों और बताएं या रिपोर्ट दें कि सनम जावेद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक क्यों नहीं हुई। अब इस पर भी शोर मचाया कि जी ये देखें, तरजीहात देखें और ये सिर्फ एक सनम जावेद का मामला नहीं है। इस पर सवाल उठ रहे थे कि क्या पुलिस चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं है? अली अमीन गंडापुर साहब एक हुक्म देते हैं, पुलिस वो मानती नहीं है। तो बुनियादी तौर पर यह जस्टर देना कि पुलिस मेरे मातहत है और पुलिस को ऑर्डर ओबे करने पड़ेंगे, यह जेस्टर है बेसिकली जो सोहेल अफरीदी साहब ने दिया है, और इस जेस्टर के लिए यह मेरा ख्याल है कि रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तो ये दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो सोहेल अफरीदी साहब ने की हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि इमरान खान साहब जो हैं, उनके हवाले से क्या हुआ है। कल 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी अल्लाह अल्लाह करके कभी कभार तो उनकी समाअत होती है। 190 मिलियन पाउंड सजा मअतली का केस है ना, सजा मअतली की दरखास्त है, लेकिन जनवरी से नहीं लग रही, क्योंकि जिस दिन लग गई उस दिन इमरान खान को की सजा को मुअत्तल करना पड़ेगा। अब मसला यह है कि अभी तक तोशा खाना सिमटा नहीं है। अगर सजा मुअत्तल हो जाती है 190 मिलियन पाउंड में, तो तोशा खाना जो है उसमें तो अभी तक सजा नहीं हुई, उसमें शायद एक आध दिन और लग जाए। तो ये तो कैलकुलेशन थी ना कि 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मिलेगा तब जब तोशा खाना में सजा हो जाएगी, तोशा खाना 2 में। यानी जिस दिन तोशा खाना 2 में सजा हो गई उस दिन देखिएगा कि 190 मिलियन पाउंड में रिलीफ मिल जाएगा और अदालत सच्ची हो जाएगी, कहेगी देखें सजा मुअत्तल तो हमने कर दी। लेकिन 9 महीने से क्यों नहीं कर रही? 9 महीने हो गए सजा मुअत्तली को, इतनी देर में तो बच्चा पैदा हो जाता है। 9 महीने में अभी तक, बल्कि 10वां महीना शुरू है, अभी तक
सज़ा मअतली की दरख्वास्त नहीं लग रही। अब चूंकि तोशाखाना 2 अभी कंफर्म नहीं हुआ तो इसकी सज़ा, अब कल इसकी रोस्टर कैंसिल कर दिया गया है और समाअत मनसूख कर दी गई है। तो किसको समझ नहीं आ रही कि आप क्या खेल खेल रहे हैं और क्या हरकतें कर रहे हैं। दूसरा, आज बैरिस्टर सैफ साहब ने जो बयान दिया, इमरान खान को पैरोल पर रिहा किया जाए। इमरान खान समझते हैं कि वो अफगानिस्तान के मामले में किरदार अदा कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि उनको पैरोल पर रिहा कर दिया जाए। अच्छा, अब इस पर एक साहब पूरी गर्दान सुना रहे थे मुझे, कहते कि जी देखें, चीज़ें मिलाकर देखें कि बैरिस्टर सैफ की 24 घंटे में 2 मुलाकातें हो गई, बल्कि वो तो 3 कह रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद 2 ही हैं। तो 24 घंटे में 2 मुलाकातें, 2 दिन में 2 मुलाकातें, और फिर अचानक सोहेल अफरीदी के लिए रास्ता क्लियर हो गया। कल तक लग रहा था कि सोहेल अफरीदी हल्फ नहीं उठा सकते, लेकिन अचानक बिलावल साहब ने भी कह दिया हल्फ लो, अदालतों ने भी गो हेड दे दिया। तो देखें, रास्ते खुल रहे हैं इमरान खान के लिए, देखें कोई बातचीत हो रही है, देखें बैरिस्टर साहब कोई पैगाम लेकर गए हैं और उसके नतीजे में चीज़ें ठीक हो रही हैं। एक कड़ी वो मिला रहे थे कि इमरान खान ने जो कल ट्वीट किया उसमें अफगानिस्तान के मौजू पर तो बहुत बात हुई है, लेकिन इस पर उन्होंने जो आर्मी चीफ को या मुख्तलिफ लोगों को अस्करी क़यादत को निशाना बनाते हैं वो नहीं बनाया। तो देखें, हवाओं का रुख बदल रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और अब अगर बैरिस्टर सैफ ने पैरोल पर रिहाई की बात की है तो ये हवाई बात नहीं की, बल्कि वाकई इसके पीछे कोई सब्सटेंस हो सकता है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये कहानी किस हद तक दुरुस्त है, यानी जो लोग सुना रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में सवाल ये पैदा होता है कि बज़ाहिर तो इमरान खान ने जो पैरोल पर रिहाई की बात की है, अगर ये इस तरह से होनी होती तो इमरान खान को खुद कहने की ज़रूरत नहीं थी, पार्टी कहती कि जी हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, पैरोल पर रिहा कर दिया जाए, चंद दिन के लिए रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वो अब मामले में, अफगानिस्तान के मामले में किरदार अदा करना चाहते हैं और वो मामला ठीक हो जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे। तो पार्टी की तरफ से इनिशिएट किया जा सकता था। फिर इमरान खान साहब को क्या मौजूदा हालात में पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि करने वाले ये तासुर देना चाहेंगे कि देखो हम नाकाम हो गए हैं, प्लीज़ आप आकर करें। क्या कोई ये तासुर देना चाहेगा? अगर तो ये कहानी इस तरह है कि देखें जी ये बयान दिलवाया गया है क्योंकि इमरान खान के लिए नरम रवैया अख्तियार किया जा रहा है, तो कौन चाहेगा कि वो ये तासुर दे कि देखो तुम तो नाकाम हो गए थे जो ऑपरेशन की बात करते थे, और इमरान खान जो टॉक्स की बात करता था, बातचीत की बात करता था, देखो वो बाहर आया तो उसने आके मसला हल किया। तो इसका मतलब है कि इमरान खान सिस्टम के लिए नागुज़ीर है, इमरान खान सिस्टम के लिए ज़रूरी है। ये पैगाम कौन देना चाहेगा? इसलिए मुझे तो इसके पीछे कोई कहानी दिखाई नहीं देती कि इमरान खान वाकई एक कहानी की वजह से या एक स्क्रिप्ट के तहत पैरोल पर रिहाई की बात कर रहे हैं और उनकी रिहाई अमल में आ जाएगी। तो मुझे तो ये करीने क्यास नहीं लगता। बहरहाल ये बात हुई है और नौरीन साहबा ने भी गालिबन की है और बैरिस्टर साहब ने भी की है। अब ये किस पैराए में बात हुई है, ये एक अलग सवाल है कि वाकई इमरान खान समझते हैं कि उन्हें अदालतों से नहीं बल्कि चलो कहीं किसी भी तरह रिहा करो और पैरोल पर रिहा कर दो। ये बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान मुतफक्किर हैं, बहुत परेशान है अफगानिस्तान के मामले पर, और वो समझते हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। वो समझते हैं ये जंग जो हो रही है ये होनी ही नहीं चाहिए थी, वो समझते हैं ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। वो समझते हैं कि एतमाद का फुकदान, खारजा पॉलिसी की नाकामी और मामला को बेहतर तरीके से हैंडल ना करने के नतीजे में अफगान तालिबान जाकर इंडिया से मिल गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गए लड़ाई झगड़ा करने और मुसलसल पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। आज कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने हमला लॉन्च किया। फिर वो अलग बात है कि पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से शदीद जवाबी कार्रवाई और जो है वो एक सख्त रद्द-ए-अमल के नतीजे में फिर उनको सीज़ फायर का मुतालबा करना पड़ा और सीज़ फायर हुआ। लेकिन वो जो बॉर्डर के साथ साथ पूरी चेक पोस्टें कह रहा हूँ कि अपने ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे हैं इंडिया की मुआवनत से, उनको बहरहाल इस सारे एपिसोड में पाकिस्तान ने तबाह बर्बाद किया और काफ़ी हद तक कर दिया। लेकिन इसमें खदशे की बात यह है कि ये जंग तो चले रुक जाएगी, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके मुकाबले में अफगानिस्तान के पास फ़ौज नहीं है, ना तैयारे हैं, ना जेट हैं, ना कुछ है। लेकिन एक चीज़ की वो एक्सपर्ट है और वो है गुरीला वॉर या फ़िदाई हमले करना या दहशतगर्दी के वाक़यात करना। अब ख़तरा इसमें यह है कि पाकिस्तान ने चले उनकी सारी चौकियां तबाह कर दी, दहशतगर्दी के अड्डे तबाह कर दिए, ट्रेनिंग कैंप जो भारत की मदद से चल रहे थे वो तबाह कर दिए, लेकिन इसके नतीजे में कहीं ऐसा ना हो कि दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ जाएं पाकिस्तान में और हालात मज़ीद ख़राब हो जाएं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, जिसके खदशात हैं।
तो इन चीज़ों को प्रिएम्प्ट करते हुए ये देखने की ज़रूरत है कि बस जो हो गया, मामलात को सीधा किया जाए, ठीक किया जाए, तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए। ये बड़ा ज़रूरी है और इसी के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है और इसी के लिए इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं। वरना देखें ना, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज कहा है कि मैं किरदार अदा कर सकता हूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि बातचीत के ज़रिए मसले का हल है, बातचीत से मसला हल किया जा सकता है। ये कहना कि जी नहीं सिर्फ ऑपरेशन करेंगे, बातचीत की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो फिर इसका मतलब है कि मौलाना फजल रहमान साहब की बात से भी लगता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि बातचीत का फ़ायदा हो सकता है। तो ये वाली कहानी तो यूं है। अब आ जाइए, जुम्मे को एहतजाज की कॉल दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और कहा है कि जितने लोग तहरीक लब्बैक के मारे गए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 26 नवंबर को मारा गया, 9 मई को मारा गया, तो तमाम शहदा की याद में एक हड़ताल होगी और जुम्मे के बाद एहतजाजी मुजाहिरा होगा। और मैं देख रहा था कि तहरीक लब्बैक ने भी अहले सुन्नत वल जमात ने, शायद बहरहाल मजहबी तंजीमों ने भी एक एहतजाज के हवाले से आवाज़ उठाई है। तो अब एक ये होने जा रहा है जुम्मे को और एक एहतजाज, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस पर कॉल दी है। अब इसका क्या नतीजा निकलता है ये देखना होगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक जो है वो आज का दिन तो बड़ी खामोशी से गुजरा, क्योंकि कल तक ये बातें हो रही थी कि साद रिजवी कहाँ हैं, साद रिजवी ख़ुद को कानून के हवाले करें, अनस रिजवी और साद रिजवी सरेंडर करें, सरेंडर नहीं करेंगे तो उनको थोड़ी देर में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल ज़राए से खबरें चलवाई गई, इन खबरों के चलवाने के नतीजे में बहुत सारे लोगों को ये तासुर मिला कि ये तो ऑलरेडी शायद गिरफ्तार हैं, बस गिरफ्तारी जाहिर करने के लिए बहाना बनाया जा रहा है और उसकी राह हमवार की जा रही है। लेकिन कल का दिन भी गुजर गया, आज का दिन भी गुजर गया और एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, एक खामोशी है। ये खामोशी दानिस्ता है या अभी सोचो विचार जारी है, गौर व फिक्र जारी है, क्या हो रहा है? क्या ये दोनों भाई गिरफ्तार हैं? अगर नहीं हैं तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए, जबकि कल पुलिस कह रही थी कि हमें इनके ठिकानों का पता चल गया और हम बस अभी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो फिर क्या गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए? ये बड़ा एक अहम सवाल है। और आज सारा दिन जो साया सन्नाटा है वो एक अलग कहानी सुना रहा है और वो बताता है कि मतलब आज भी, वरना ये डिमांड पुलिस की जानिब से आनी चाहिए थी ना कि भाई 24 घंटे का अल्टीमेटम हो गया है, कल आपको कहा था गिरफ्तारी दे दो, सरेंडर कर दो, क्यों नहीं किया? और देखो फिर आज हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं हुआ। तो इस सन्नाटे के मानी क्या हैं ये आप मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ रही है कि ये कहानी क्या रुख इख्तियार कर रही है, जिसके बारे में कल भी मैंने इशारे दिए थे और परसों भी। आखिरी बात ये है कि ये जो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की आज मुलाकात हुई, इधर मुलाकात होती है और उधर जरदारी हाउस से, बिलावल हाउस से जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली जाती है और पीपल्स पार्टी के लोग शोर शराबा कर देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हुआ है और सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। पंजाब हुकूमत कहती है कि जी कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, किसने कहा आपको सिक्योरिटी वापस ले ली गई? तो फिर फुटेजेस आ जाती हैं, सन्नाटा खाली पड़ा हुआ है, बैरियर्स लगे हुए हैं लेकिन वहां पर कोई पुलिस मौजूद नहीं है। फिर दूसरी फुटेजेस आती हैं जिसमें जियाले नारे लगा रहे हैं, डंडे पकड़ के सिक्योरिटी संभाल ली है और वहां पर सिक्योरिटी संभाल के नारेबाजी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम खुद ही हिफाजत कर लेंगे बिलावल हाउस। तो जो अभी फुटेजेस मौजूद हैं उसके तहत तो वहां पर पुलिस गायब है और कारकुन मौजूद है। लेकिन जो बयानात आ रहे हैं मरियम और औरंगजेब के, अज़मा बुखारी के तर्जुमान के, पुलिस के तर्जुमान, वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं, हमने तो सिक्योरिटी हटाई नहीं है। और सिक्योरिटी हटाई नहीं है तो सिक्योरिटी है क्यों नहीं वहां पे? तो अब आप इसको समझें कि इधर शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब से मिलते हैं और पीछे से मरियम साहबा गेम डाल देती हैं। तो क्या वो दानिस्ता तौर पर शहबाज शरीफ को हजीमत का शिकार करना चाहती हैं? यानी शहबाज शरीफ की क्या इज्जत रह गई कि वो जरदारी साहब से मिलकर निकले कि नहीं 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 हम चीज़ें ठीक करते हैं, बेहतर करते हैं। वो मुलाकात करके निकले, पीछे से सिक्योरिटी खींच दी। तो क्या जानबूझ के चचा को हजीमत का शिकार करने और शर्मिंदगी का शिकार करने के लिए ये किया गया है? ये एक अहम सवाल है। और अगर सिक्योरिटी नहीं हटाई गई तो वहां सिक्योरिटी मौजूद होनी चाहिए। फिर क्यों फुटेजेस जारी कर रही है पीपल्स पार्टी? कारकुनों ने सिक्योरिटी संभाली भी है और वाकई वहां पर सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो यूं होती है सियासत खानदान के अंदर भी। बाकी रही बातें
वो जो मैंने शुरू में सुहेल अफरीदी साहब की बात की है, उसमें बहुत सारे लोगों को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। अहमद वली साहब को भी, वैसा अहमद वली साहब ने कहा था कि तब मानूंगा जब इस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आला हटा के अपना वज़ीर आला लेकर आओगे। सुना था ना आपने, सुन लीजिए दोबारा। मैं तब मानूंगा कि इमरान का रेट है जब वो हुक्म करे कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला की कुर्सी से हटाओ और फौज का नहीं, उसका अपना कोई बंदा लाके बैठाओ। और फयाजुल हसन चांद साहब को वैसे ही माफ़ी मांगनी पड़ गई और उन्होंने मांग भी ली। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कहा था कि अगर पीटीआई दोबारा हुकूमत बना ले तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने फिर 3 मिनट की और तकरीर भी की। उन्होंने कहा कि जी फिर इमरान खान कब माफ़ी मांगेंगे, उन्होंने घरों का वादा किया था। इमरान खान कब माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने रोज़गार का वादा किया था। इमरान खान कब, वो सारी बातें बात की हैं। पहले तो ये बात थी कि आपने कहा था कि मैं माफ़ी मांग लूँगा और आपने को माफ़ी मांगना पड़ गई। अता तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही कहा था कि मैं देखता हूँ कैसे सुहेल अफरीदी बनता है। तो आज साफ़ी ने सवाल किया, साफ़ी ने से थोड़ी सी चूक ये हो गई कि उन्होंने कहा कि आपने ट्वीट किया था, हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। लेकिन बहरहाल इस सवाल का कोई जवाब अता तारड़ साहब के पास नहीं था और वो बगैर जवाब दिए चले गए। ये भी सुन लीजिए ज़रा आपके हवाले से। ये जो नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं सर, इस पर आप क्या कहते हैं? सुहेल अफरीदी, आपने ट्वीट भी किया था कि मैं देखता हूँ कि ये कैसे बनता है वज़ीर आला। नहीं, ये ट्वीट कहाँ देखा आपने? कि कहीं ट्वीट मैंने देखा था। आप मुझे दिखाएं कि अच्छा, वैसे बताइए आप इनकी। तो सुहेल अफरीदी अपने मुखालिफिन के सीने पर अभी से सांप बन के लौट रहे हैं और कईयों की नींदें अभी से उन्होंने परेशान की हुई हैं, हराम की हुई हैं। लेकिन देखते हैं कि असल जो उनका इम्तहान है, गवर्नेंस, तहरीक, खैबर पख्तूनख्वा में अमन, इस पर वो किस हद तक पूरा उतरते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।